क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर बंगाल की खाड़ी के गहरे और अशांत जल तक एक ऐसा चक्रव्यूह बुना जा रहा है जो भारत की सुरक्षा की नींव को हिलाने की क्षमता रखता है और आने वाले दशक में हमारी सीमाओं की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। यह मात्र एक भू राजनीतिक समीकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म और घातक खेल है जो दिल्ली के सत्ता गलियारों से हजारों मील दूर बैठकर रचा जा रहा है, जिसका अंतिम लक्ष्य भारत को उसकी अपनी ही सीमाओं पर घेर कर उसे एक ऐसे दलदल में धकेलना है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाए। कल्पना कीजिए कि जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब आपके पड़ोसी मुल्क की सीमाओं के पार कुछ ऐसे समझौते, कुछ ऐसे गुप्त ठिकानों का निर्माण और कुछ ऐसी सैन्य तैयारियां की जा रही हैं जो आने वाले समय में एक ऐसी आग का कारण बन सकती हैं जिसे बुझाना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस दूरगामी सोच से जिसे ड्रैगन की साम्राज्यवादी नीति कहा जाता है, जहां आर्थिक सहायता के नाम पर छोटे देशों को पहले कर्ज के जाल में फंसाया जाता है और फिर धीरे धीरे उनकी संप्रभुता को गिरवी रखकर वहां अपनी नौसैनिक और सैन्य ताकत को जमाया जाता है। बांग्लादेश, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक सहयोगी रहा है, आज क्यों अचानक से अपनी विदेश नीति में इतने बड़े और रहस्यमयी बदलाव कर रहा है? क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे किसी अदृश्य हाथ का दबाव है जिसने ढाका की गलियों से लेकर वहां के सैन्य नेतृत्व तक अपनी पैठ बना ली है? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर किसी महाशक्ति के साथ केवल आर्थिक लाभ के लिए हाथ मिलाया है, तो उसका हश्र हमेशा एक बफर स्टेट या कठपुतली सरकार के रूप में हुआ है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यह खतरा सीधे चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी गलियारे को निशाने पर लेता है। यदि बांग्लादेश की रणनीतिक गहराई का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का संपर्क शेष भारत से कट जाने का खतरा पैदा हो सकता है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक भयावह स्थिति होगी। चीन की इस चाल का एक बड़ा हिस्सा मोतियों की माला परियोजना है, जिसे वह हिंद महासागर के इर्द गिर्द बिछा रहा है, लेकिन अब उसने मोतियों की रस्सी को कसना शुरू कर दिया है ताकि भारत को मुख्य भूमि से अलग थलग किया जा सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि चटगांव बंदरगाह पर भारी निवेश और वहां बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के पीछे का असली मकसद क्या है? क्योंकि व्यापारिक जहाजों की आड़ में वहां मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम और सर्विलांस राडार का जाल बिछाया जा सकता है, जो भारत के पूर्वी तट और हमारे मिसाइल परीक्षण केंद्रों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक अनकही और खतरनाक घेराबंदी है, जिसे अगर समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाले कल के युद्ध में हम अपनी ही जमीन पर घिरे हुए पाएंगे। चीन की यह रणनीति केवल सैन्य नहीं है, बल्कि यह सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक दबाव का एक मिश्रण है, जहां वे पड़ोसियों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन उनका इकलौता मसीहा। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जब भी वैश्विक शक्तियों का शक्ति संतुलन बदलता है, तब भारत जैसे देशों को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए न केवल हथियारों की जरूरत होती है, बल्कि अपनी कूटनीतिक चपलता और पड़ोसी देशों में अपने प्रभाव को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता होती है। क्या भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में कोई चूक हुई है, या फिर यह वक्त की मांग है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखें, जहां भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ कठोर वास्तविकता का भी सामना किया जा सके? जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद चीन की सक्रियता बढ़ी है, वह इस बात का संकेत है कि अब खेल पर्दे के पीछे नहीं रहा, बल्कि यह खुलेआम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भारत के सामने आज सबसे बड़ा संकट यह है कि वह कैसे अपने पड़ोस में अपने प्रभाव को बनाए रखे, जबकि सामने वाला प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को एक सैन्य हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले समय में हमें समुद्री सुरक्षा से लेकर सीमावर्ती इलाकों में इंटेलिजेंस ग्रिड को कई गुना मजबूत करने की जरूरत होगी, क्योंकि अब युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़े जाते, बल्कि वे साइबर स्पेस, आर्थिक प्रतिबंधों और पड़ोसी देशों के भीतर असंतोष पैदा करने के माध्यम से लड़े जाते हैं। हर भारतीय को यह समझने की जरूरत है कि सीमा पर तैनात जवान तो केवल अंत हैं, लेकिन उस सीमा की सुरक्षा के लिए जो कूटनीतिक इमारत खड़ी की जाती है, वह आज हिल रही है। हमें उन सभी कारकों पर नजर डालनी होगी जो पड़ोसी देशों को भारत से दूर धकेल रहे हैं, और यह जानना होगा कि क्या हम अपनी नरम नीतियों के कारण अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है,
यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर भारत ने अपनी समुद्री और जमीनी रणनीतियों में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया तो आने वाले समय में हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां हमारी पूरी उत्तरी और पूर्वी सीमा एक साथ सुलग उठेगी। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि उन तथ्यों का आईना है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़े फैसलों की मांग कर रहा है? क्योंकि अब वक्त चुप रहने का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि हमारे आसपास क्या पक रहा है और कैसे हम इस जाल को तोड़कर अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जब बात देश की होती है तो कोई भी चूक इतिहास को बदलने की ताकत रखती है, और हम उस इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी एक गलती आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक नया संकट पैदा कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना ही एकमात्र रास्ता है। इस रणनीतिक पहेली के अगले पड़ाव पर अगर हम नजर डालें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल पड़ोसी देश के साथ संबंधों का बिगड़ना नहीं है, बल्कि उस प्रॉक्सी वॉर का विस्तार है जो अब जमीन की जगह हिंद महासागर की गहराइयों में लड़ा जा रहा है। आप देखिए कि कैसे पिछले कुछ महीनों में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के नाम पर विदेशी नौसेनाओं की आवाजाही बढ़ी है, और इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि यह वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक है। लेकिन कूटनीतिक गलियारों में यह एक छद्म घेराबंदी की तरह देखा जा रहा है। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो चीन का लक्ष्य केवल भारत के साथ लगे समुद्री सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर रहा है जिसे तोड़ पाना किसी भी एक देश के लिए अकेले संभव नहीं है। यहाँ यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां हमारे पड़ोसी देशों को कर्ज कूटनीति के जरिए भारत के खिलाफ एक साइलेंट बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी किसी देश में आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल होती है तो बाहरी ताकतों के लिए वहां की नीतियों को प्रभावित करना और भी आसान हो जाता है, और यही वह बिंदु है जहां भारत को अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। हमारे पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था में जो चीनी निवेश हो रहा है वह अक्सर पारदर्शिता के मानकों पर खरा नहीं उतरता, और जब कर्ज चुकाने का समय आता है तो बदले में जो मांग की जाती है वह सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। क्या भारत को अब अपनी सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड डिप्लोमेसी का रुख और अधिक कड़ा करना होगा? सोचने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख और अर्थव्यवस्था का विस्तार कुछ शक्तियों को नागवार गुजर रहा है, और वे ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं जिससे भारत का ध्यान अपनी विकास यात्रा से हटकर सीमाओं की सुरक्षा की ओर केंद्रित हो जाए। आने वाले समय में सीमावर्ती राज्यों में न केवल आधारभूत ढांचे के निर्माण की रफ्तार बढ़ानी होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर उन लोगों के साथ संवाद और विश्वास का एक ऐसा मजबूत तंत्र विकसित करना होगा जो किसी भी बाहरी एजेंडे को विफल कर सके। तकनीक के इस युग में हमें केवल हथियारों की ताकत पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि उस डिजिटल इंटेलिजेंस ग्रिड को भी अभेद्य बनाना होगा जो हमारी सीमाओं की हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए है। यह खेल अब केवल एक सीमा विवाद नहीं रहा, बल्कि यह एक इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी आर्थिक युद्ध का रूप ले चुका है, जहां एक एक फैसला देश की आर्थिक संप्रभुता को तय करेगा। क्या भारत अब क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटर की अपनी भूमिका को और व्यापक बनाने के लिए तैयार है, या फिर हम केवल प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव कदम उठाने तक ही सीमित रहेंगे? यह स्पष्ट है कि आने वाले दशक में भारत की विदेश नीति का सबसे जटिल अध्याय हमारे पड़ोसियों के साथ इस तनावपूर्ण संतुलन को बनाए रखने का होगा। हमें यह समझना होगा कि दुनिया जिस तेजी से ध्रुवीकृत हो रही है उसमें तटस्थ रहने की गुंजाइश कम होती जा रही है, और भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अब कड़े, स्पष्ट और साहसी निर्णय लेने होंगे, चाहे वे कूटनीतिक हों या सैन्य। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम उन डॉट को आपस में जोड़ पा रहे हैं जो दुनिया के नक्शे पर भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने समय रहते इस पूरी बिसात को नहीं समझा तो कल के इतिहास में हमारे पास केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हर उस पहलू की पुनर्समीक्षा करें जिसे हम अब तक सामान्य मानकर चल रहे थे, क्योंकि दुश्मन अब हमारे दरवाजों पर नहीं बल्कि हमारे पड़ोस की नींव में अपनी जड़ें जमा रहा है। इस रणनीतिक बिसात के अगले चरण पर दृष्टि डालें तो हमें उन अदृश्य धागों को समझना होगा जो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आपस में जोड़ते हैं। यह केवल एक क्षेत्रीय असंतुलन का मामला नहीं है, बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक प्रयोग है जहां दक्षिण एशिया के हृदय में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए एक रणनीतिक शून्यता पैदा की जा रही है। आप देखिए कैसे पिछले कुछ महीनों में ढाका के नीति निर्धारक मंडल में उन चेहरों की सक्रियता बढ़ी है
जो पारंपरिक रूप से भारत के साथ संतुलन बनाए रखने के बजाय चीन केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं है, यह दशकों से चल रहे उन सांस्कृतिक और आर्थिक प्रयासों का परिणाम है जो अब धरातल पर फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए चिंता का विषय केवल चटगांव या मोंगला बंदरगाहों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह डिजिटल सर्विलांस आर्किटेक्चर है जो चीन वहां की संचार प्रणाली में स्थापित कर रहा है। जब कोई पड़ोसी देश अपनी महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के लिए पूरी तरह से एक ऐसी शक्ति पर निर्भर हो जाए जिसकी नीतियां ही डाटा संप्रभुता के खिलाफ हैं, तो भारत के लिए अपनी खुफिया जानकारी को समझना होगा कि कैसे बीजिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव धीरे धीरे उन देशों की नीतिगत स्वतंत्रता को कुतर रहा है जहां वे बुनियादी ढांचे के नाम पर अपनी सैन्य उपस्थिति की नींव रख रहे हैं। क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब भारत अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी की बात करता है तो उसके पीछे का मूल मंत्र सह विकास होता है, जबकि चीन का मंत्र जन आधारित प्रभुत्व है। अगर हम इस अंतर को अपने पड़ोसियों के जनमानस तक नहीं पहुंचा पा रहे तो यह हमारी कूटनीतिक विफलता का एक बड़ा संकेत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत का लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट विजन उस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है जिसकी आज आवश्यकता है। हमें केवल सरकार से सरकार ग्रोग संबंधों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि वहां के नागरिक समाज, युवा पीढ़ी और व्यापारिक समुदाय के साथ एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड बनाना होगा जो चीनी प्रोपेगेंडा की हर लहर को बेअसर कर सके। चीन का सबसे बड़ा हथियार झूठ और भ्रम है। वह स्थानीय मीडिया में ऐसे नैरेटिव सेट करता है जिससे भारत को एक दबाव डालने वाले बड़े भाई के रूप में दिखाया जाता है। इस नैरेटिव वॉरफेयर का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को एक आक्रामक लेकिन सकारात्मक दिशा देनी होगी। भविष्य के परिदृश्य की ओर देखें तो भारत को सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा के लिए केवल सैन्य तैनाती बढ़ाने के बजाय एक रणनीतिक गहराई विकसित करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने पूर्वोत्तर राज्यों को केवल एक सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना होगा। यदि हम म्यांमार के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करते हैं तो हम बांग्लादेश के रास्ते जाने वाले चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक नया काउंटर वेट तैयार कर सकते हैं। यह कदम केवल सैन्य नहीं होगा, बल्कि आर्थिक गलियारों का निर्माण करके हम उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भारत के साथ इतने मजबूती से जोड़ सकते हैं कि वहां की सरकारों के लिए चीन की गोद में जाना आत्मघाती साबित हो। क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी ही वो दो क्षेत्र होंगे जो हिंद महासागर की सत्ता तय करेंगे? चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है वह हिंद महासागर में भारत के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए डिजाइन की गई है, और इसका तोड़ केवल क्वाड जैसे समूहों में ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ एक सुरक्षा छतरी बनाने में है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देशों में चीन ने जो अपनी पकड़ मजबूत की है, उसके पीछे एक बड़ा कारण आर्थिक सुस्ती और भ्रष्टाचार भी है। चीन इन देशों की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर अपनी जड़ें जमाता है। भारत को अब पड़ोसी पहले की नीति में थोड़ा और आक्रामक होना होगा, जहां हम न केवल निवेश करें बल्कि वहां की विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और सुशासन को भी बढ़ावा दें। जब हम किसी पड़ोसी देश में बिजली संयंत्र या बुनियादी ढांचा बनाते हैं तो वह चीन की तरह केवल एक डण का जाल नहीं, बल्कि एक सहयोग की विरासत होनी चाहिए। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में जो क्रॉस बॉर्डर तस्करी और अवैध प्रवास जैसी समस्याएं हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह हैं। इन समस्याओं को सुलझाए बिना हम चीन के प्रभाव को पूरी तरह से नहीं रोक सकते, क्योंकि चीन इन्हीं सामाजिक अस्थिरताओं का उपयोग करके वहां की राजनीति को अस्थिर करता है। तनाव और चुनौतियों के बीच भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक स्थिरता और सॉफ्ट पावर है। चीन के पास पैसा हो सकता है, लेकिन उसके पास भारत जैसी विश्वसनीयता नहीं है। दुनिया अब यह देख रही है कि चीन की परियोजनाओं का परिणाम जन जाल के अलावा कुछ नहीं है। भारत को अब वैश्विक स्तर पर इस नैरेटिव को और अधिक मजबूती से रखना होगा कि वह विकास का एक ऐसा मॉडल पेश करता है जो संप्रभुता का सम्मान करता है। आने वाले 5 वर्षों में भारत को अपनी नौसेना को ब्लू वाटर नेवी में पूरी तरह से तब्दील करना होगा, ताकि हम मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर स्वेज नहर तक अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। जब हम हिंद महासागर में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह उभरेंगे तो हमारे पड़ोसियों को भी यह समझ आएगा कि उनकी सुरक्षा का असली गारंटर कौन है। क्या यह संभव है कि हम भविष्य में एक साउथ एशियन इकोनॉमिक अलायंस बनाएं, जहां व्यापार और सुरक्षा का एक साझा ढांचा हो? यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन भारत के पास वह नेतृत्व क्षमता है जो इसे साकार कर सकती है। आने वाले समय में हमें डिफेंस डिप्लोमेसीज को और अधिक धार देनी होगी, जहां हम अपने पड़ोसियों के साथ साझा सैन्य अभ्यास करें, उन्हें रक्षा उपकरण प्रदान करें और एक साझा इंटेलिजेंस शेयर्ड प्लेटफॉर्म विकसित करें। जो खतरा आज हमें बांग्लादेश की दिशा से दिखाई दे रहा है, वह कल को मालदीव या श्रीलंका के जरिए भी आ सकता है। इसलिए हमारी रणनीति को क्षेत्रीय नहीं बल्कि महासागरीय होना होगा।
यह एक ऐसा युद्ध है जो बिना तोप चले लड़ा जा रहा है और इसमें जीत केवल उसी की होगी जिसकी रणनीति अधिक सूक्ष्म, अधिक धैर्यवान और अधिक भविष्योन्मुखी होगी। अंत में यह समझ लीजिए कि भारत के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां सीमाओं का रक्षक केवल जवान नहीं बल्कि एक सजग नागरिक और एक दूरदर्शी नीति निर्माता भी है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत छोड़कर जाना है जो न केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो बल्कि जिसकी सीमाओं पर परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर न मार सके। इस खेल का अंत क्या होगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चीन क्या चाल चल रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी चालों में कितनी सटीकता और दृढ़ता लाते हैं। क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि भारत का भविष्य अब केवल दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में नहीं बल्कि हमारी सीमाओं पर होने वाले कूटनीतिक और सैन्य बदलावों में सुरक्षित है? यह जागने का समय है, यह समझने का समय है और सबसे महत्वपूर्ण, यह एकजुट होकर एक ऐसे न्यू इंडिया के संकल्प के साथ खड़े होने का समय है जो हर उस ताकत को चुनौती दे सके जो उसकी अखंडता की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत करती है। इतिहास हमें याद रखेगा, लेकिन केवल तब जब हम